हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप विगत में अवगत होंगे ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो आज है 25 जनवरी 2023। आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए, प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारे भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 के पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? G20 के पर्यावरण कार्य समूह की बैठक अभी आयोजित की नहीं गई, कहां की जाएगी? आपका ऑप्शन ए है बंगलुरु, बी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आपका कर्नाटक, या डी ऑप्शन है आपका केरल। तो साथियों, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बंगलुरु। क्या सही आंसर हो जाएगा साथियों उसका? बंगलुरु में आयोजित की जाएगी पर्यावरण कार्य समूह। किसका? G20 का, उसकी बैठक। किस उद्देश्य से, किस एजेंडे पर विचार करने के लिए? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? साथियों, इस बैठक का आयोजन किया जाएगा 11 फरवरी से लेकर के कितनी 9 से 11 फरवरी तक, 9 से 11 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये किसकी बैठक है? G20 का है, ये G20 का पर्यावरण कार्य समूह। ठीक है, इसकी बैठक की अध्यक्षता करने का उद्देश्य यह है कि जलवायु स्थिरता को कम करने के लिए, जलवायु स्थिरता को कम करने के लिए इस पर विचार किया जाएगा। जलवायु स्थिरता को कम करने के लिए, मैं कम का साइन लगा रहा हूं माइनस का। ठीक है, जलवायु स्थिरता को कम करने के लिए इसका आयोजन कौन कर रहा है साथियों? तो इसका आयोजन कर रहा है भारत की ओर से कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय। आयोजन कौन कर रहा है साथियों इसका? भारत कर रहा है। और भारत का कौन सा मंत्रालय? भारत का कौन सा मंत्रालय? भारत का केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय इस मीटिंग की होस्टिंग कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है साथियों, इस मीटिंग की होस्टिंग कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ये केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय इस मीटिंग की होस्टिंग कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए आनंद बैग, बी ऑप्शन है डॉक्टर प्रभा अत्रे, सी ऑप्शन है आपका आनंद महापात्रा, या डी ऑप्शन है शिव प्रसाद। तो साथियों, रिसेंटली अभी पंडित शिव प्रसाद चौरसिया अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। किसको? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन बी पर कृपा रुकी थी। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, किनके विषय में? डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के विषय में। किसके विषय में? डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के विषय में। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है शिव प्रसाद चौरसिया अवार्ड। कौन सा? शिव प्रसाद हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंध रखते थे? किससे संबंध रखते थे? तो शायद ये साथियों, ये थे बांसुरी वादक। ये थे बांसुरी वादक। कौन थे ये? ये थे बांसुरी वादक। ठीक है, तो प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लेता है बांसुरी वादक। स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूं कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्या बजाते थे साथियों? बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र? बांसुरी। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है कौन सा? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड। ठीक है साथियों, ये सिद्ध हिंदुस्तानी गायिका है। कैसी गायिका है? सिद्ध हिंदुस्तानी गायिका। सिद्ध हिंदुस्तानी गायिका है ये। कौन? डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे, सिद्ध हिंदुस्तानी गायिका। ठीक है, सिद्ध हिंदुस्तानी गायिका। एक पुरस्कार किसने दिया है? तो साथियों, ये पुरस्कार दिया है महाराष्ट्र सीएम ने। महाराष्ट्र सीएम ने ये पुरस्कार दिया है, महाराष्ट्र सीएम ने। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। महाराष्ट्र के सीएम है साथियों एकनाथ शिंदे। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। एकनाथ शिंदे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर मैं बात करूं अन्य वाद्य यंत्र की, अगर मैं बात करूं साथियों अन्य वाद्य यंत्र की, तो आप मुझे बताइए
पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? पंडित किशन महाराज का संबंध बताइए। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों ये थे तबला वादक। अगर मैं बात करूं लच्छू महाराज का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों ये भी तबला वादक हैं। पंडित किशन महाराज और लच्छू महाराज, ये दोनों कौन है? तबला वादक हैं। अगर मैं बात करूं साथियों पंडित शिव कुमार, तो वो कौन थे? संतूर वादक। कौन थे? संतूर वादक। तो ये भी आप स्टैटिक जीके के रूप में नोट डाउन कर लीजिए, पंडित किशन महाराज और लच्छू महाराज। एक और लिख देता हूं मैं आपको, कौन? शिव कुमार, पंडित शिव कुमार। तो इनका संबंध साथियों, इनका संबंध है संतूर वादक से। इनका संबंध है संतूर वादक से, पंडित शिव कुमार। संतूर वादक एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या? संतूर। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है संतूर। ठीक है साथियों, तो पंडित शिव कुमार किससे संबंधित हो गए? ये हो गए संतूर वादक से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में वर्ष 2023 के नंबर 1 पुलिस थाने को पुरस्कार किसने जीता? बताइए, नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसने जीता? आपका ऑप्शन ए है झिलमिल पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़, खारसंग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है कांठ थाना मुरादाबाद, डी ऑप्शन है अस्का थाना उड़ीसा। इसका सही आंसर साथियों अस्का थाना उड़ीसा। अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा ने क्या जीता है? नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड। ये अस्का थाना कहाँ है साथियों? ये है उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अस्का थाना कहाँ है साथियों? ये है उड़ीसा में। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, अगर मैं बात करूं साथियों उड़ीसा की, किसकी? उड़ीसा के सीएम और कैपिटल की, सीएम और कैपिटल की। तो जल्दी से बताइए, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है कौन साथियों? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अगर मैं बात करूं साथियों उड़ीसा की, तो रिसेंटली उड़ीसा में एक जागा मिशन बनाया गया था। उड़ीसा में जागा मिशन बनाया गया था। कौन सा मिशन? जागा मिशन। जागा मिशन। इस मिशन का क्या उद्देश्य था? प्रश्न आ जाएगा कि रिसेंटली जागा मिशन किस राज्य में मनाया गया? रिसेंटली जागा मिशन किस उद्देश्य में मनाया गया? तो साथियों ये था भूमि के स्वामित्व को लेकर के, भूमि के स्वामित्व को लेकर के। यानी कि जितने भी यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वाले मलिन बस्ती वाले लोग थे, यहाँ की सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने, नवीन पटनायक सरकार ने उनको एक पट्टा प्रदान करा है, भूमि का पट्टा प्रदान करा है, जिसकी वजह से उन्हें भूमि का स्वामित्व मिल गया है। भूमि के स्वामित्व से संबंधित है ये मलिन बस्तियों को। किन बस्तियों को? मलिन बस्ती और झोपड़ झुग्गी वाली बस्तियों को। मलिन बस्ती और झोपड़ झुग्गी वाली बस्तियों को एक भूमि का पट्टा दे करके भूमि का स्वामित्व बना दिया है, भूमि का, उस भूमि का मालिक बना दिया है। किस सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। तो जागा मिशन किससे रिलेटेड हो गया? उड़ीसा से। अगर मैं बात करूं साथियों उड़ीसा की, तो जागा उत्सव हो गया। दूसरा उत्सव है नुआखाई उत्सव। दूसरा उत्सव है साथियों नुआखाई उत्सव। मैं कहां लिखूं? चलिए मैं यहां लिख देता हूं नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव ये भी किससे संबंधित हो गया? ये भी उड़ीसा से संबंधित है साथियों। नुआखाई, नुआखाई उत्सव कहां मनाया गया? ये भी उड़ीसा में मनाया गया। क्या था नुआखाई उत्सव? क्या था नुआखाई उत्सव? तो साथियों जब किसान अपनी नई फसल को पहली बार घर काट कर लाते हैं, तो उस रूप में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ के किसान, उड़ीसा के किसानों की जो पहली फसल होती है ऋतु परिवर्तन के बाद, वो होती है चावल। तो जब धान चावल को ये पहली बार ला करके पूजते हैं, तो उसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चावल को नई फसल के रूप में, चावल को नई फसल के रूप में एक प्रकार का उत्सव मनाते हैं, जो जाना जाता है नुआखाई उत्सव के नाम से। चलिए अगला खबर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किए? आपका ऑप्शन ए है 8, आपका ऑप्शन बी है 10, आपका ऑप्शन सी है 11 या आपका ऑप्शन डी है 12। तो साथियों, रिसेंटली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो वो कितने किए हैं? तो साथियों, वो किए हैं 11 पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। नाम है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार और उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति। एंड यू नो, रिसेंटली वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। तो ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार ये प्रदान किए किसने साथियों? बताइए। ये प्रदान किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सबसे यंग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब तक की सबसे यंग राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। 3 विशेषताएं हैं। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति आजादी के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति हैं? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से कौन राष्ट्रपति आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखते हैं? वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो प्रदान किसने किए हैं? द्रौपदी मुर्मू ने। साथियों, ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। ये कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। क्षेत्र, अब मैं लिख लेता हूं क्षेत्र। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं साथियों? ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 5 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। असाधारण किसके लिए? असाधारण उपलब्धि के लिए। असाधारण उपलब्धि के लिए 5 क्षेत्र। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से? पहला क्षेत्र है साथियों कला संस्कृति। कला संस्कृति, ये कला संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान रखने वाले बच्चों को दिया जाता है। दूसरा क्षेत्र है बहादुरी। दूसरा क्षेत्र है बहादुरी। तीसरा क्षेत्र है नवाचार। तीसरा क्षेत्र साथियों नवाचार। अगर मैं चौथे क्षेत्र की बात करूं तो चौथा क्षेत्र समाज सेवा और 5वां है खेल। 5वां है खेल। ठीक है, 5वां क्षेत्र कौन सा है? खेल। इन 5 क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि, ये भी आज आप जान लीजिए, इन क्षेत्रों में कैसी उपलब्धि? असाधारण उपलब्धि रखने वाले बच्चों को दिया जाता है। असाधारण उपलब्धि, ठीक है, असाधारण उपलब्धि रखने वाले बच्चों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति पीएम बाल पुरस्कार प्रदान करते हैं। पीएम राष्ट्रपति, पीएम क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? पीएम बाल पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस वर्ष के बाल पुरस्कार 11 बच्चों को दिए गए, जिसमें 6 फीमेल थी, 6 गर्ल्स थी और 5 बॉयज थे। कितने बच्चे थे साथियों? कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को, जिसमें कि 6 थी गर्ल्स, आपकी 6 थी गर्ल्स और 5 थे बॉयज। 5 थे बॉयज। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करती हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। इस वर्ष कितने बच्चों को दिया गया है? 11 बच्चों को दिया गया है। किस क्षेत्र में? असाधारण उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ये 5 क्षेत्र हैं, कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल। इन 5 क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023? एंड ऑप्शन इज, बताइए निम्न में से कौन है? पी है जगमोहन पी होलरन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है AK सिकरी, सी ऑप्शन है ग्रेग बर्कले एंड द डी ऑप्शन इज एस सुभाष राव। तो साथियों, उसका सही आंसर है AK सिकरी। AK सिकरी। कृपा कहां रुकी थी? AK सिकरी पर कृपा रुकी थी। ठीक है साथियों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। किसकी बात करेंगे हम? शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। और ये कौन है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के गवर्नर? ये कौन नियुक्त किए गए हैं? गवर्नर। गवर्नर, ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रशासक। हिंदी में बोले तो प्रशासक। ठीक है, चलिए किसके नियुक्त किए गए हैं? शूटिंग विश्व कप 2023 के। शूटिंग विश्व कप 2023।
शूटिंग विश्व कप 2023। सबसे पहले जान लीजिए शूटिंग विश्व कप को हेल्ड कौन कराता है, हेल्ड कौन कराता है, कौन आयोजित कराता है। तो साथियों शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 को आयोजित कराता है ISSF। आयोजित कौन कराता है, आयोजित कौन कराता है, और आयोजन कहां होगा, दोनों बातें आप जान लीजिए। आयोजन होगा, ये भी बातें आपको जाननी जरूरी हैं। कौन आयोजित कराता है और कहां इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों इसको आयोजित कराता है ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल ये शूटिंग विश्व कप है, ठीक है। ISSF इसको क्या कराता है, आयोजित कराता है। और आयोजन कहां किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा साथियों भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है साथियों, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। AK सीकरी कौन नियुक्त हुए हैं, गवर्नर प्रशासक, किसके, शूटिंग विश्व कप 2023 के, शूटिंग विश्व कप 2023 के। अगला प्रश्न है DGCA किसे नियुक्त किया गया है निम्न में से। ऑप्शन आपके हैं अशोक कुमार गोरियाल, B विक्रम देवदत्त, C ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, या D ऑप्शन कनाडा। ये D ऑप्शन कनाडा गलत हो गया, ठीक है साथियों। बताइए निम्न में से 3 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त नियुक्त किए गए हैं DGCA। कौन होते हैं DGCA बताइए साथियों। एक नियामक संस्था है, एक विमान नियामक संस्था है, किस मंत्रालय की, भारत सरकार के किस मंत्रालय की, विमान नागरिक मंत्रालय की, विमान नागर विमान मंत्रालय की। ये नियुक्त किए गए हैं महानिदेशक, महानिदेशक किसके, DGCA के, DGCA क्या है DGCA, चलिए इसके विषय में हम बात कर लेंगे। तो भारत सरकार का एक नागर विमानन मंत्रालय है, भारत सरकार का एक नागर विमानन मंत्रालय है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय। ये किसके अंडर में काम करता है, भारत सरकार के। किसके अंडर में काम करता है साथियों, ये भारत सरकार के, ठीक है। तो इसके अंडर में एक नियामक संस्था आती है, इसके अंडर में एक नियामक संस्था आती है जिसका नाम है नागर विमानन, ठीक है। ये हो गया मंत्रालय, क्लियर हुआ, ये तो हो गया मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय हो गया। और इसके अंडर में क्या आती है, ये नागर विमानन संस्था आती है, नागर विमानन, ठीक है। ये क्या है, एक नियामक प्राधिकरण है, एक नियामक संस्था है नागर विमानन। इसका काम क्या होता है, जितने भी खतरे से भरे विमान दुर्घटना संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनकी सारी जानकारियां, उन सारी घटनाओं को कौन कवर करता है, नागर विमानन मंत्रालय कवर करता है। तो नागर विमानन एक नियामक प्राधिकरण है, उसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदत्त, उसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदत्त, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एमफेक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर है साथियों आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात कर लेंगे एमफेक्स 2023 की। क्या है एमफेक्स 2023? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास है, ये एक त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास है, त्रिसंयुक्त, त्रिकोणीय मत बोलिए, त्रिसंयुक्त युद्ध अभ्यास है। त्रिसंयुक्त युद्ध अभ्यास का मतलब क्या हो गया, ये भारतीय सेनाओं के मध्य, तीनों भारतीय सेना, त्रिसंयुक्त मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। कौन कौन सी साथियों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास है एमफेक्स 2023। इसका आयोजन कहां पर किया गया साथियों, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। क्लियर हुआ नहीं? चलिए बात कर लेते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है इसका 73वां या 74वां। इसका सही आंसर है साथियों 73वां स्थापना दिवस। इसका सही आंसर है 73वां स्थापना दिवस मनाया है यूपी ने। चलिए, उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश। जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें अपने प्रदेश पर गुमान भी होना चाहिए, है ना। देखिए, एक तो हमारी मातृभूमि, उसकी हमें सम्मान करना चाहिए। एक हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसका सम्मान करें। एक जिसने हमें जन्म दिया, माता पिता। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से साथियों? संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जानते थे। संयुक्त प्रांत इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम जानते थे। इसका नाम परिवर्तित होकर के उत्तर प्रदेश कब पड़ा? नाम परिवर्तित होकर के उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम? वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा साथियों? 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हुआ। 24 जनवरी 1950 से हम संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं हम? 24 जनवरी। कब मनाते हैं साथियों? 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का जो मुख्य विषय रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है वो भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय रहा है निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार, यानी कि निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, यूपी दिवस, उसकी जो मेन थीम है वो क्या है? निवेश एंड रोजगार। ठीक है, इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीजमेंट करने के मोटिव से इस बार का यूपी दिवस मनाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार को कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? रिसेंटली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों का नाम परिवर्तित कर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है 21। इसका सही आंसर है साथियों 21, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परिवर्तित कर उनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। अगर मैं बात करूं साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर मैं बात करूं साथियों 10 डिग्री चैनल की, देखिए इससे रिलेटेड हो गया है 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो ये है, इस तरह से है, ये है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी साथियों? 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा हूं मैं। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो ये है अंडमान और निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है साथियों? अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान और निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। पूछ लेता है कभी कभी भूगोल में, ठीक है, लेकिन अंडमान के भी बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। अंडमान के भी 4 बड़े द्वीप हैं। अंडमान हैज 4 मेजर आइसलैंड्स। ठीक है, तो अंडमान का कौन सा द्वीप है? यहाँ लघु द्वीप, लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान तथा किसके मध्य? निकोबार के ग्रेट निकोबार, सॉरी कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। कौन सा निकोबार? कार निकोबार। अगर वो सीधे प्रश्न ना दे करके ये दे दे, ये ऑप्शन दे दे कि लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है, तो वो है साथियों 10 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? अंडमान निकोबार है। ये क्या साथियों? अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 16 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी। आपका ऑप्शन है 24 जनवरी। सही ऑप्शन है 24 जनवरी। कृपा कहाँ रुकी थी? 24 जनवरी पर कृपा रुकी थी। देखिए 24 जनवरी को ही हमने क्या मनाया? बालिका दिवस मनाया। 24 जनवरी को हमने क्या मनाया? यूपी दिवस मनाया। दोनों चीजें आप याद करके चलिए थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। किसके विषय में? नेशनल बालिका डे के विषय में। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। किस उद्देश्य से? किस उद्देश्य से बताइए? तो साथियों प्रत्येक स्तर पर लिंगानुपात को सुधारने के लिए, ठीक है, लिंगानुपात के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक स्तर पर लिंगानुपात के विषय में जागरूकता फैलाने, लिंगानुपात के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं हम? यह भी आप जान लीजिए। वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं कौन से अक्टूबर को? बताइए कौन से अक्टूबर को? कितने अक्टूबर को? साथियों ये मनाते हैं हम 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है साथियों, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर पीडीएफ का लिंक ना मिले टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ उसमें पर डे मिल जाया करेगी आपको। इसी के साथ आज के लिए सादर धन्यवाद और जय हिंद।